अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसी हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब फ्रेंड्स ठीक होंगे। आज हम न्यू नावल स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत नावल रमज़े इश्क तहरीर नूर आसिफ। तो इसकी फ़र्स्ट एपिसोड रीड करना स्टार्ट करते हैं। ब्लैक शलवार कमीज़ पहने, कंधों पर बादामी रंग की शॉल डाले, वो काफ़ी गुस्से और मुस्तरब अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। गाड़ी ऊंचे नीचे रास्तों पर तकरीबन दौड़ रही थी। सरसब्ज़ पहाड़ों के दरमियान सड़क काफ़ी खस्ता हाल थी, जिसके एक अतराफ गहरी खाइयाँ थीं, मगर ज़ारान खान को इसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी। ज़ारान खान ने गुस्से से गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए अपनी हल्की घनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। वो बहुत कोशिश कर रहा था अपने गुस्से को कंट्रोल करने की, मगर गुस्सा इश्ताल बढ़ता जा रहा था। गाड़ी बहुत बड़ी हवेली के गेट पर आकर रुकी। ज़ारान खान के हारन देने पर चौकीदार ने जल्दी से गेट खोला। गाड़ी के टायर हवेली के सुर्ख और तवील तरीन ड्राइविंग पर आकर चिड़चिड़ाए तो वहां मौजूद मुलाजिम चौकन्ना हो गए। ज़ारान खान के गुस्से की तो सबकी जान जाती थी। ज़ारान ने गाड़ी से निकलते गुस्से से अपनी शॉल को दोनों हाथों से जोर से झटका दिया। तेज तेज कदमों से हवेली के अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल होते ही इसके कदमों का रुख डाइनिंग हॉल की तरफ था। डाइनिंग हॉल में दाखिल होते ही ज़ारान ने आगे बढ़ते हुए पानी का ग्लास टेबल से उठाकर ज़मीन पर जोर से दे मारा। शीशे का ग्लास चकनाचूर होता हुआ वहीं बिखर गया। आमीना खानम और वर्जीना खानम शोर सुनकर डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। ज़ारान खान का सुरख इश्तियाल ज़दा चेहरा देखकर दोनों ही एक दूसरे को नासमझी से देखते हुए परेशानी से आगे बढ़े। क्या हुआ ज़ारान बेटा? अमीना खानम ने आगे बढ़ते पूछा। ये बात मुझसे मत पूछे मोरे, ये बात इस बगैरत से पूछे जिसने शाहनवाज की गाड़ी पर हमला किया है। ज़ारान गुस्से से धाड़ा। अमीना खानम ने दहलते हुए सीने पर हाथ रखकर बाबर खान को देखा, जो इत्मीनान से चेयर पर बैठा खाना खा रहा था। इसे सबसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जरीना खानम ये सुनते ही बाबर की तरफ बढ़ी। ये क्या सुन रही हूँ बाबर? जरीना खानम ने गुस्से से बाबर से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, बाबर ने खाना खाकर हाथ मुंह पर फेरते ऊंची आवाज में कहा तो ज़ारान गुस्से से जब्त अपनी मुठ्ठियां बींच गया। बाबर अपनी शॉल कंधों पर लपेटते ज़ारान खान की तरफ बढ़ा। अब पूछें लाला, क्या पूछना है तुम्हें? इस रिस्क के लिए सारा दिन तुम इधर इस्लामाबाद में कंट्रैक्ट खेलता है, अपने घर से दूर रहता है। किस लिए? इस रिस्क के लिए। तुम्हें इतना तो लिहाज करना चाहिए कि हम खाना खा रहा था, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कर रहा था। तुम है कि आते साथ ही शुरू हो गया। कभी तो घर आते अपना गुस्सा बाहर छोड़ के आया करो। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं, फिर तुमको भी दाजी की तरह बीपी की बीमारी हो जाएगी। तुम इन नेमतों को तरसेगा। बाबर ज़ारान के करीब आते अपनी गनी मूंछों को ताव देते हुए ठंडे मगर सुलगाने वाले लहजे में बोला। अपनी बकवास बंद करो, सीधी तरह जवाब दो, शाहनवाज पर हमला क्यों करवाया? अगर इसकी जान चली जाती तो? ज़ारान खान अब की बार बाबर का गिरबान दोनों हाथों में झकड़ा हुआ था। तो क्या हो जाता? ज़मीन से एक नापाक हस्ती का खात्मा हो जाता। बाबर ने अपना गिरबान एक ही झटके में छिड़वाया। बाबर, अपनी जुबान को काबू में रखो, अपनी आवाज़ नीचे रखो। भूलो मत, शाहनवाज फरिश्ते का शौहर है। ज़ारान तैशो इश्तियाल से धाड़ा। ऐसे शौहर से अच्छा है कि फरिश्ते बेवा हो जाए। बाबर ने सफाइयत से कहते हुए आंख मारी। बाबर, ये क्या कह रहा है तुम? फरिश्ते बहन है तुम्हारा। जरीना खानम ने नागवारियत से बाबर को टोका था। वो हमारा बहन नहीं है, अरहाम लाला का बहन है। हमारा तो ताया का बेटी है सिर्फ। अगर वो हमारा सगा बहन भी होता तो हम यही कहता। ऐसे शौहर से इसका बेवा होना ही अच्छा है। बाबर अपनी गनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए तंजिया मुस्कुराया। तो आबिर का बेवा होना भी ज़्यादा बेहतर है। ज़ारान ने तंजिया पर बाबर का रंग सुर्ख फेरा। लाला, तुम हमारा लिहाज करता है तुम्हें क्योंकि तुम हमसे बड़ा है। भूलो मत, हम तुम्हारी बहन का शौहर है। इस नाते तुम्हारा इज्जत हमारी इज्जत करना बनता है। बाबर के चेहरे पर हमी के आसार नमूदार हुए। ज़ारान खान का तंज आग लगा गया। तुम मेरी बहन के शौहर हो, यही सबसे बड़ी गलती है दाजी से हुई, जिन्होंने आबिर का निकाह तुम जैसे खुदगर्ज जाहिल इंसान से करवा दिया, जिसे रिश्तों का लिहाज ही नहीं। तुमने इतना नहीं सोचा कि शाहनवाज तुम्हारे हमले का गुस्सा बेचारी फरिश्ते पर उतारेगा। ज़ारान ने अपने मजबूत हाथ का मुक्का डाइनिंग टेबल के शीशे पे मेज़ पर मारा। बस नहीं चल रहा था कि बाबर का चेहरा बिगाड़ के रख देता। तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है लाला?
اگر تمہیں فرشتے کی اتنی فکر ہے تو کر لیتے اس فرشتے سے شادی۔ اس وقت تو تم نے داجی کی بات نہیں مانی تھی۔ بابر ایک لفظ اور مت بولنا، فرشتے بہن ہے میری۔ زاران بابر کی بات کاٹتے ہوئے چل آیا۔ فرشتے ارحام لالا کا بہن ہے، جب اسے تک کوئی تکلیف نہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ارحام لالا میں دم خم ہوتا ہے نا تو فرشتے کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ اسے تو پری گل بھابھی کے آگے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، جوڑو کا غلام بنا پھرتا ہے ہر ٹائم۔ پری گل بھابھی کی لگا میں کس کو رکھتا؟ فرشتے بھی خوش ہوتی تو وہ پری گل بھابھی کے نیچے لگا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، پری گل بھابھی کو تو فتنہ بیچاری فرشتے کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس میں پری گل بھابھی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بابر نے ہنستے ہوئے کانوں کو دونوں ہاتھ لگائے۔ تمیز سے بات کرو بابر، پری گل ہماری بھابھی ہیں، ارحام لالا تم سے بھرے ہیں۔ زاران نے بابر کو نگاہوں سے دیکھا۔ دیکھو لالا، شاہ نواز کے ساتھ ہمارا دشمنی اب قبر تک جائے گا۔ وہ زمینیں ہماری ہیں، داجی نے فرشتے کی خاطر وہ زمینیں شاہ نواز کے نام کی تھی، مگر کیا ہوا؟ فرشتے تو اب بھی شاہ نواز کے ہاتھوں پٹتا ہے۔ فرشتے بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اپنی زمینیں شاہ نواز کو اب نہیں دوں گا۔ بابر ہٹ درمی سے اپنی بات پر قائم تھا۔ زاران غصے اور بے بسی سے اپنا ایک ہاتھ کا مکہ دوسری ہتھیلی پر مار کر رہ گیا۔ داجی کا لحاظ تھا، سب سے بھر کر اپنے بابر کے درمیان رشتے اس نے ہاتھ باندھ رکھے تھے، ورنہ بابر کی حرکتوں پر زاران خان کا اس کی جان لینے کو دل کرتا تھا۔ اور ایک بات تم کان کھول کر سن لو، عبیر میرے نکاح میں ہے، ایک بار یہ رستی ہو جانے دو، جس طرح تمہاری زبان چلتی ہے نا میرے سامنے، پھر نہیں چلے گی، کیونکہ میں اپنی عورت کو کنٹرول کرنا جانتا ہوں۔ عبیر کی لگام میں پہلی رات ہی کھینچ دوں گا تاکہ تمہاری آنکھیں میرے سامنے جھکی رہیں، تمہاری زبان حلق میں ہی دم توڑ دے۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلی رات ہی خاص۔ بابر اپنے گلے پر چھری کی طرح ہاتھ رکھ کر پھیرتے ہوئے ہنسا تو زرینہ بیگم بابر کی بات پر نظریں چرا گئی۔ اس سے پہلے ہی تمہاری موت میرے ہاتھوں میں لکھی جائے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ زاران بابر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھرایا، ارے لالا، یہ انگلش ہم کو سمجھ نہیں آتا۔ کیا انگلش میں تو گالی دے رہا ہے؟ پشتو میں گالی دیتا تو ہم بھی آگے سے جواب دیتا، قسم سے بہت مزہ آتا۔ بابر کی ہنسی آواز گونجی تو زاران اس پر تعصب اور اشتعال بری نگاہ ڈالتا غصے سے وہاں سے واک آؤٹ ہو گیا۔ زاران کے جانے کے بعد بابر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ بابر اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرے سر جھٹکتے وہاں سے چلا گیا۔ زرینہ خانم اور امینہ خانم گہری سانس بھرتی رہ گئی۔ ابریش، تم کیوں پاکستان نہیں جانا چاہتی؟ یہ ملک ہمارا نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کے لوگ ہمارے ہیں۔ زہلے خاتون نے ابریش کو آج پھر سمجھانا چاہا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے ابریش کو یوں ہی قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ پاکستان کے نام پر بھڑک اٹھتی تھی۔ ماما، پاکستان ہمارا ملک کیسے ہو گیا؟ آپ ایکسپلیکیشنز تو کریں۔ میں اس ملک میں ہی بڑی پیدا ہوئی ہوں، یہاں اپنی تعلیم حاصل کی، اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ملک نہیں ہے، یہاں کے لوگ ہمارے نہیں ہیں، پاکستان کے لوگ ہمارے ہیں کیا؟ ابریش نے مسکراہٹ کے ساتھ لہجے میں سوال کیا۔ ہم زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں؟ کسی نے آج تک ہمارا پتہ نہیں کیا، وہاں کے لوگ کیسے ہمارے ہو گئے؟ ابریش نے غصے سے بولتے اپنے براؤن سلکی بالوں کو اونچی سی پونی بنا کر سمیٹا تھا۔ ابریش، تمہارے تایا نے کتنا ہمارا ساتھ دیا ہے، وہ بھول چکی ہو کیا؟ انہوں نے ہمیشہ ہمارا خیال رکھا ہے، ابھی بھی وہ ہمیں پاکستان بلا رہے ہیں۔ پاکستان میں تمہارے پاپا کی بہت سی جائیداد ہے، وہ ہمیں تمام جائیداد سونپنا چاہتے ہیں۔ زہلی خاتون نے تحمل سے کہا، ماما جانتی ہوں تایا ابو نے تو ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، لوگ یہاں سے ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں، ایک ہم تھے کہ ہمارے لیے پاکستان سے پیسہ آتا تھا، کیونکہ ہمارے باپ کو ہماری پرواہ ہی نہیں تھی، وہ تو ہماری ذات سے ایسے لاپرواہ تھے جیسے ہم لوگ ان کے کچھ نہیں لگتے۔ لیکن اب جب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہوں، میں اب جاب کر رہی ہوں، انایا یہاں پڑھ رہی ہے، تو ہم امریکہ چھوڑ کر پاکستان کیوں جائیں؟ تایا ابو کو بولے ہمارا حصہ بیچ کر ہمیں دے دیں، ہم یہاں ہی کچھ کر لیں گے۔ ابریش نے ڈو ٹوک انداز میں کہا، تم کیا چاہتی ہو، میرے پاکستان جانے کے تمام راستے بند ہو جائیں؟ وہ ہماری ساری جائیداد بیچ کر ہمیں پیسہ دے دیں، کیا ہوگا؟ وہ روپیہ ڈالر کا مقابلہ کر پائے گا؟ کچھ دنوں میں تمام روپیہ خرچ ہو جائے گا، اور ہم یہاں ساری عمر بھی رہیں گے تو اپنا کچھ نہیں بنا پائیں گے۔ یہ ملک پرایا تھا، پرایا ہی رہے گا۔ زہلے کی بات پر ابریش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا کہہ رہی ہو تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہو، ایک ڈھنگ کی جاب تک تمہارے پاس نہیں ہے، آئے دن تمہاری جاب بدلتی رہتی ہے۔ زہلے خاتون نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا۔
अब्रिश की ढटाई पर इन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अब्रिश के वालिद की मौत के बाद यहाँ से जाना चाहती थी, मगर पिछले 6 महीनों से वो अब्रिश को कायल ना कर सकी। इसलिए आज ना चाहते हुए भी इनका लहजा तल्ख हो चुका था। ढंग की जॉब इसलिए नहीं है मेरे पास क्योंकि 15 साल की उम्र से मुख्तलिफ जॉब कर रही हूँ। पापा को हमारी परवाह थी नहीं। आप अपनी बीमारी की वजह से मज़ीद जगह जगह नौकरी नहीं कर सकती थी क्योंकि आपको हमेशा जॉब से वापस घर आने के बाद अटैक आते थे। फिर आप दिनों बिस्तर में पड़ी रहती थी। आपको मुझे संभालना पड़ता था। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करती कि अनाया और आप लोगों को पालती। अब्रिश का लहजा भीगा था। इसलिए तो कह रही हूँ अब्रिश, पाकिस्तान चलना चाहिए। वहाँ तुम्हें जॉब नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ तुम्हारे बाप का बिजनेस है, वो तुम संभाल लेना। ज़हले खातून ने अब्रिश के कंधे पर नरमी से हाथ रखा। मामा, जानती हूँ मैं आप पाकिस्तान क्यों जाना चाहती हैं। आपको अपने रिश्ते याद आ रहे हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूली। दिन रात आपने इन्हें याद किया है, लेकिन उन्होंने आपका कभी पता नहीं किया। अब्रिश की बात पर ज़िले के चेहरे के रंग बदलते गए। कैसे पता करते वो मेरा? मैंने बताए बगैर एक अनजान आदमी के साथ निकाह करके यहाँ चली गई। ज़िले के चेहरे पर करब और ज़ियत की एक दास्तान थी। तो क्या हुआ मामा? आपने निकाह किया था, कोई गुनाह नहीं किया। वो आपका सोल्ड कोल्ड भाई, आपके बाबा जान कितने बड़े आदमी हैं, वो आपको ढूंढ सकते थे, आपको माफ़ कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। आपको माफ़ करने की सूरत में आपको आपके हिस्से की जायदाद देनी पड़ती। इसलिए उन्होंने यही सोचा होगा कि ऐसे ज़िले से जान छुड़वाना बेहतर है। अब्रिश ने तल्ख लहजे में कहा। ज़िले ने गौर से अपनी बेपनाह हसीन बेटी को देखा जो अभी सिर्फ 21 साल की थी, जिसे कुदरत ने हुस्न से दौलत से माला माल किया था, मगर 21 साल की उम्र में इसने काफ़ी तल्ख और घुटन ज़िंदगी गुजारी थी। इस उम्र में इसके चेहरे पर किसी की मोहब्बत के रंग होने चाहिए थे, मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब होने चाहिए थे, मगर अब वहाँ पर सिर्फ अपने से जुड़े रिश्तों की फ़िक्र थी। वो इसे जिम्मेदारी और फ़िक्र से आज़ाद करना चाहती थी ताकि पाकिस्तान जाकर वो अपने बिज़नेस को संभाल सके, इन परेशानियों से आज़ाद हो सके। वो ये मुल्क छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थी। मैं जानती हूँ खान फैमिलीज़ के बारे में, काफ़ी रिसर्च की है मैंने इन लोगों के मतलब कि खान कैसे होते हैं, वो अपनी औरतों को कैसे रखते हैं, जायदाद बाहर ना जाए, अपनी बेटी की शादी बरादरी से बाहर नहीं करते, औरतों का तालीम हासिल नहीं करने देते, औरतों की परवाह नहीं करते, अपनी मलकियत समझते हैं, एक से ज़ायद शादियां करते हैं। आई हेट खान। अब्रिश ने अपने हसीन चेहरा बिगाड़ा था। अब्रिश, तमीज़ के दायरे में रह के बात करो। तुमने कहाँ से ये फजूल और बेबुनियाद तहकीक की है? तुम जानती ही क्या हो खान फैमिलीज़ के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में? मेरे भाई और बाबा ऐसे नहीं हैं। तुमने जो रिसर्च की है वो बिल्कुल गलत और गैर हकीकी है। अगर वो अपनी औरतों की परवाह करते हैं तो वो पर्दा खुदा ने औरत पर फ़र्ज़ करार दिया है। खुदा ने औरत को तहजीब वाला लिबास पहनने को कहा है जिसमें औरत का जिस्म नुमाया ना हो। वो खुदा का दिया खुदा की हुक्म औरतों पर लागू करते हैं। औरत को खुद को छुपा कर रखना असल हुस्न है, इसी में औरत की इज्जत है। बरादरी से बाहर भी शादियां होती हैं, लेकिन अगर बरादरी में अच्छे लड़के हों तो बरादरी में शादी करने में क्या मज़ाहिका है? औरतों को अपनी मलकियत समझते हैं, इसलिए कि वो अपनी औरत पर किसी की गंदी नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसे तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, घर का सुख देते हैं। तुम्हारे बाप की तरह नहीं जो अपनी बीवी और बेटी से बेपर्दगी की नौकरी करवाए और इसे अपनी एहसास ज़िम्मेदारी का पता तक ना हो, क्योंकि तुम्हारा बाप हमारा खर्चा नहीं उठा सकता था, इसलिए इसने हमसे बराए नाम ही ताल्लुक़ रखा। जब जब इसे घर की ज़रूरत होती, बीवी की ज़रूरत होती, तो अपने हकूक़ लेने आ जाता। बाहर गर्ल फ्रेंड्स रखने से अच्छा है कि इंसान एक से ज़्यादा शादियां कर ले। 4-4 शादियां करना जायज़ है, ये कानून भी खुदा का ही लागू करदा है और हर कोई एक से ज़्यादा शादियां नहीं करता। बाबा ने भी 2 शादियां की थी क्योंकि इनकी पहली बीवी से इनको कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने औलाद की खातिर दूसरी शादी की। तुम्हारे बाप की तरह नहीं जिसने यहाँ पर गर्लफ्रेंड रखी हुई थी। बरसों पहले गलती मेरी थी, मेरे बाबा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दिलवाई। अपने शहर में मैं पहली लड़की थी जो एजुकेशन में पढ़ती थी, सिर्फ अपने बाबा जान की वजह से। गलती मुझसे हुई है, मान मैंने उनका तोड़ा था। मैं इनका सामना नहीं कर सकती, वरना कब से इनके कदमों में गिर जाती। पाशा से शादी करना मेरी ज़िंदगी की संगीन गलती थी। यहाँ आकर मुझे बेपर्दा होना पड़ा। टके टके की नौकरी करने के लिए मुझे घंटों काम करना पड़ा। यहाँ नौकरी की वजह से मैं मुकम्मल हिजाब नहीं कर सकती थी। मैंने कभी हिजाब उतारा ही नहीं था, मगर हिजाब के बगैर नौकरी करती सिर्फ तुम लोगों को पालने के लिए। अब पाशा इस दुनिया में नहीं रहा तो वहाँ पाकिस्तान में तुम्हारे बाप का घर है, बिजनेस है। तुम्हारे ताया की ये अच्छाई है कि वो हमें सब कुछ दे रही हैं, वरना वो हमें हमारा हक ना देते तो हम क्या करते। मेरा आखिरी फैसला, हम पाकिस्तान जा रहे हैं, इसी हफ्ते जा रहे हैं। तुम यहाँ का काम जितनी जल्दी हो सके समेट लो।
ज़िहले ने सख्त लहजे में अपना फैसला सुनाया। व्हाट यू मामा, आप कुछ भी कहें, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मैं अनाया को स्कूल से लेने जा रही हूँ, बहुत देर हो चुकी है, अब्रिश स्पॉट अंदाज में कहते हुए चली गई तो ज़िहले खातून गहरा सांस भर के रह गई। अब्रिश अपने ही ध्यान में सड़क पर चल रही थी। हेलो की आवाज़ पर चौंकी। हेलो अब्रिश खुशगवारियत से मुस्कुराई। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब्रिश ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये कौन? सचिन, मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जवाबन मुस्कुराते हुए अब्रिश खिलकर हंस पड़ी। असफंद यार खान महबूब सा इसे देखता सा रह गया। ये नहीं था, इसने आज तक हसीन चेहरा नहीं देखा। इनके इलाके में एक से एक हसीन चेहरा था, मगर अब्रिश में एक अजीब सी कशिश थी जो असफंद यार खान को अपनी तरफ खींचती चली गई। वो जितनी खूबसूरत थी, इससे कहीं ज़्यादा इसमें कशिश पाई जाती थी। अब्रिश की शहद रंग आंखें बहुत खूबसूरत थीं। इसने आज तक इतनी खूबसूरत गहरी आंखें देखी ही नहीं थी। सफ़ेद रंगत जिसमें सुनहरा रंग सा खिला था, शहद रंग मकनातीसी आंखें, सतौ नाक, खूबसूरत कटादार होंठ जिनका नेचुरल कलर ही गुलाबी था, खूबसूरत गुलाबी गाल जो आज सर्दी की वजह से सुर्ख हो रहे थे, ब्राउन सिल्की कमर तक बाल आते, मुतनासिब, वो बिलाशुबा बहुत हसीन लड़की थी। इस वक्त अब्रिश ब्लैक जीन्स ब्राउन लॉन्ग कोट पहने हुए थी, ब्राउन कलर की गरम कैप ली हुई थी, अपने सिल्की ब्राउन बाल खुले छोड़े हुए थे जो इसकी कमर पर बिखरे हुए थे, कुछ लिटे कैप की तरफ से इसके गालों को छू रही थी। क्या हुआ? अब्रिश ने मुस्कुराते हुए असफंद यार खान के आगे चुटकी बजाई तो असफंद यार को होश की दुनिया में वापस आया। कुछ नहीं, मैं पूछ रहा था आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? असफंद यार ने अपना फिर सवाल दोहराया। मेरे पास ही में घर है, घर में दिल नहीं लग रहा, सोचा थोड़ी वॉक कर लूँ। अब्रिश ने सर्दी से कांपते हुए अपने दोनों हाथ कोट की जैकेट में डाले हुए थे। असफंद यार इसकी हालत देखकर मुस्कुरा गया। आपको सर्दी नहीं लगती? इस दिन भी मैंने आपको हल्की सी जैकेट में देखा था, आज भी आपने सिर्फ एक ही जैकेट पहनी हुई है जो इतनी गर्म भी नहीं लग रही। आपने मफलर भी नहीं लिया हुआ, ग्लव्स भी नहीं पहने हुए, कैप भी नहीं पहनी। अब्रिश ने इसे ऐसे देखती झुरझुरी सी ले गई। ये सर्दी तो कुछ भी नहीं, हमारे इलाके में इससे ज़्यादा कहीं सर्दी पड़ती, हमें आदत है ऐसे रहने की। असफद यार खान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। कहाँ से हैं आप? अब्रिश स्ट्रीट को कॉर्नर पर एक बेंच पर बैठ चुकी थी। असफद यार खान भी मुस्कुराते हुए अब्रिश के पास ही बेंच पर बैठ गया। खैबर पख्तूनख्वा यानी सवात से। असफद यार खान के बताने पर अब्रिश की मुस्कुराहट सिमटी। आप खान फैमिली से हैं? अब्रिश ने हैरत से पूछा, चेहरे पर यकदम संजीदगी सी छाई। हाँ, मैं खान फैमिली से हूँ। असफंद यार खान के बताने पर अब्रिश के चेहरे पर नागवारी का तासुर उभरा जिसे वो छुपा गई। क्या हुआ अब्रिश, आपकी मुस्कुराहट क्यों सिमट गई? असफंद यार खान ने इसके संजीदा चेहरे को बगौर देखते हुए पूछा, जहाँ पर न सिर्फ संजीदगी छाई थी बल्कि हल्की हल्की नागवारी का तासुर भी था जिसे वह लब भिंजे छुपाने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली मेरी मम्मा भी वहीं से हैं, इनफैक्ट इनकी बहुत बड़ी हवेली है वहाँ, वो बहुत सी बातें बताती रहती हैं वहाँ के लोगों के बारे में। अब्रिश ने मुस्कुराते हुए खुद की कैफियत पर काबू पाना था। असफंद यार के लिए अब इसके चेहरे पर नागवारी और पसंदीदी के तासुरात थे जो इसे छुपाए नहीं छुप रहे थे। अब इसे असफंद जहर लग रहा था। इसे अभी अभी पता चला था कि वो खान फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे इलाके से। क्या नाम है आपके पापा का? असफंद यार ने पूछा। मेरे पापा नहीं, मेरी मामा की फैमिली उधर है। आई मीन मेरे नाना वगैरह की फैमिली। अब तो वो लोग जिंदा भी नहीं। आई मीन मेरे नाना जान इस दुनिया में नहीं रहे, ना ही इनकी कोई दूसरी औलाद थी। अब्रिश ने लब काटते हुए झूठ बोला था। मैं इस दिन के लिए आपको थैंक्स यू बोलना चाहती थी। आपने मेरा पर्स इस चोर से वापस ले दिया, थैंक्स यू। यहाँ अमेरिका में भी क्राइम कितना बढ़ गया है ना। अब्रिश ने बात बदली। असफंद यार ने कुछ दिन पहले इसकी काफ़ी मदद की थी। अगर इसका बैग वो चोर वापस ना लाता तो इसने पैसों के साथ इसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी चोरी हो जाती। एक यही वजह थी कि वो इस वक्त असफंद की मौजूदगी को बर्दाश्त कर रही थी, वरना इसके खान फैमिली से ताल्लुक़ होने पर इसके दिल में असफंद खान के लिए नापसंदगी बयान हुई। इसमें शुक्र की बात कोई नहीं। अच्छा हुआ इस दिन आपके साथ वो हादसा हुआ, इस अनजान शहर में आप मेरी दोस्त बन गई। असफंद यार ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ये बताएं आप यहाँ पर क्या करते हैं? अब्रिश ने सवाल पर असफंद यार गहरा मुस्कुराया। इसे अब्रिश का सवाल करना अच्छा लग रहा था। एक्चुअली मैं इधर पढ़ने के लिए आया था, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, मगर मैं यहाँ पर बिज़नेस करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में हमारा बहुत बड़ा बिज़नेस है, मैं चाह रहा था कि यहाँ पर अपना बिज़नेस एक्सपेंड करूँ। मेरा ये आइडिया
یہاں زران کو بھی بہت پسند آیا ہے۔ اسفند یار نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ابریش نے اسفند یار کو غور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ کافی ہاسمکھ انسان ہے۔ زران کون؟ ابریش نے پوچھا۔ وہ اس سے کیا بات کری، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ مرتا اس سے باتیں کر رہا۔ ابریش کے پوچھنے پر اسفند یار کے چہرے پر دلکش سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ زران خان زادہ میری جگری یار، میرا سب کچھ، میرا دوست، میرے تایا کا بیٹا، ون اینڈ ون اونلی زران خان زادہ، جس کا سحر انگیز شخصیت کو کوئی بیٹ نہیں کروا سکتا۔ اسفند کے لہجے میں زران کے لیے کافی محبت تھی۔ آپ کی پرسنالٹی بھی کافی اچھی ہے۔ ابریش نے سادگی سے تعریف کی تو اسفند یار خان کے لبوں پر مسکراہٹ چھوئی۔ اس نے بہت غور سے ابریش کے حسین چہرے کو دیکھا جو کسی بھی بناوٹ سے پاک تھا۔ وہ اب سامنے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس نے سادگی سے کہی ہوئی بات پر اسفند کے دل نے ہلکی سی بیٹ مس کی۔ وہ بھی ادھر میرے ساتھ ہی پڑھتا ہے، مجھ سے 2 سال پہلے اس نے اپنی تعلیم مکمل کی، اب پاکستان میں اپنا بزنس سنبھال رہا ہے۔ اسفند اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس نے آہستگی سے زران کے متعلق بتایا۔ اسفند کا فون رنگ ہو رہا تھا۔ اسی کا فون ہے، اسفند نے مسکراتے ہوئے ابریش سے کہا۔ تو ابریش ایکسکیوز می کہتی ہوئی بینچ سے اٹھ کر اسے کافی فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ اسفند نے ایک نظر ابریش کو دیکھا جو اسے دور کھڑی تھی، ایک نظر موبائل کو دیکھا جو مسلسل رنگ کر رہا تھا۔ اسفند یار نے گہری سانس بھرتے ہوئے فون اٹینڈ کرنا چاہا۔ زران خان اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ کیسا ہے؟ اسفند نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے زران کو ویڈیو کال پر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بتا میرا فون اٹھانے میں اتنی دیر کیوں کی؟ زران نے اسفند کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں پوچھا تو اسفند یار خان زران کی تفشیشی انداز پر چڑ سا گیا۔